हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो देखिए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं इरिगेशन का, जिसका नाम है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है, उसी का एक पार्ट है, उसी की सब हेडिंग है ये सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम क्रॉप को लगाते हैं तो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी का सब पार्ट है एक सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा सॉइल है उसमें कितने तरीके से वाटर प्रेजेंट होता है और कौन सा वाटर जो है वो बेसिकली क्रॉप के काम में आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप वाले टॉपिक में कि जो हमारा सॉइल है उसमें मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है, यानी कि जो उसमें वाटर प्रेजेंट होता है वो कितने फॉर्म में वाटर हमारा प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली 3 फॉर्म में हमारे पास वाटर जो है प्रेजेंट होता है, ग्रेविटेशनल वाटर के फॉर्म में, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के फॉर्म में और आपका कैपिलरी वाटर के फॉर्म में। एक नेक्स्ट केमिकल वाटर भी होता है, लेकिन उसका हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जो डिस्कशन है ऑलरेडी आप जब सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने उसके डिस्कस किया होगा। वो जो केमिकल वाटर है उसका जो परसेंटेज होता है, प्रेजेंस का जो परसेंटेज होता है हमारा, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। मतलब नेग्लिजिबल ही आप उसको कह सकते हैं। तो उसका कोई यूज हमारे काम में नहीं होता, इसलिए हम इसका यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप को। तो इसमें जो हमने बताया आपको कि 4 तरीके का वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन हम बात यहाँ पे 3 का करेंगे। तो पहला होता है हमारा ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है कैपिलरी वाटर, और तीसरा जो हमारा होता है दिस इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, ये हमारा तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये 3 तरीके का वाटर जो है, 3 फॉर्म में वाटर हमारा प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर में। अब अगर हम सॉइल ग्रेन की बात करें तो उसमें 2 तरीके का पोर पाया जाता है जो सॉइल है हमारा। तो यहाँ पे सॉइल का साइज तो आप सबको पता ही होगा, जो आपने जियोटेक में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोर्स के बारे में, है ना। तो 2 टाइप का पोर्स मिलता है हमको सॉइल में। एक तो होता है स्मॉल पोर्स और दूसरा हमारा होता है लार्ज पोर्स। लार्ज पोर्स, तो 2 तरीके से पोर्स पाया जाता है। पोर्स मतलब छोटे छोटे से होल, छोटे छोटे से छिद्र, है ना। छोटे छोटे से जो होल होते हैं मिट्टी में, जब आप सॉइल पार्टिकल्स को लेते हो, जैसे आपने एक बीकर में सपोज करो आपने एक सॉइल पार्टिकल लिया है, तो उसमें जो होल्स प्रेजेंट होंगे, जो इसमें छोटे छोटे से छिद्र प्रेजेंट होंगे सॉइल पार्टिकल में, इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्स। ठीक है, मतलब कैविटी एक तरीके से कह सकते हैं। जो वाइट्स होता है ना सॉइल के बीच में, जो सॉइल के बीच में वाइट्स होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे पोर्स का नाम दे रहे हैं। अब ये जो है वाइट्स किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड्स करता है सॉइल के साइज पे। इट्स डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सॉइल। जो सॉइल साइज है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें ब्रॉडली तो 2 तरीके का साइज होता है, एक तो माइक्रो, ठीक है, और तीसरा माइक्रो। बाकी आपने क्लासिफिकेशन वहाँ पे पढ़ी है जियोटेक में, हम उसको यहाँ पे बात नहीं कर रहे। हम अपने पर्सपेक्टिव के लिए हमने सॉइल को 2 पार्ट में बांट लिया, माइक्रो और माइक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब जहाँ पे ये बढ़ रहा है मतलब बड़ा। तो जिस सॉइल का साइज 0.06 mm से ज़्यादा हो, जिस सॉइल का साइज कितना हो, 0.06 mm से ज़्यादा हो, तो उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो साइज का। इसको हम लोग बोल देंगे माइक्रो साइज का। ये ग्रेटर देन होगा आपका इससे माइक्रो में। और जिसका लेस होगा, जिसका आपका लेस होगा 0.06 mm से, जिसकी साइज कम होगी, ठीक है ना, जिस सॉइल का साइज कम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो सॉइल। ठीक है, तो अब इस साइज का और पोर्स का क्या लेना देना है यहाँ पे, इसको पहले समझते हैं। देखिए, हमने कहा कि हमारा जो वाटर होता है प्रेजेंट जो होता है सॉइल के अंदर में, वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी और आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर के फॉर्म में। तो जो माइक्रो साइज के सॉइल होते हैं उसका साइज तो कितना होता है? 0.06 mm, और जो माइक्रो साइज के होते हैं उसको 0.06 mm से आपका छोटा होता है। तो जो पोर्स है इन साइज पे डिपेंड करता है। जो पोर्स है आपका वो साइज पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जो आपका माइक्रो साइज वाला सॉइल होगा उसमें पोर्स कैसे मिलेंगे आपको? लार्ज पोर्स मिलेंगे। उसमें आपको कैसे पोर्स मिलेंगे? लार्ज पोर्स मिलेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट आपने जियोटेक के सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का साइज लार्ज होता है उसका वाइड्स ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है, उसमें वाइड्स ज़्यादा मिलते हैं हमको। तो यहाँ पे भी वाइड्स ज़्यादा मिलेगा। तो जो लार्ज पार्टिकल होंगे, जो माइक्रो पार्टिकल होगा, उसमें आपको जो है वाइड्स ज़्यादा मिलेगा। तो जब वाइड्स ज़्यादा मिलेगा तो इट मीन्स इसमें पोर्स जो होंगे वो लार्ज होंगे। इसमें जो आप पोर्स मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा? आपको
लार्ज फोर्स मिलेगा, लार्ज फोर्स मिलेगा यहाँ पे, देखो ये लार्ज फोर्स यहाँ आपको मिलेगा। तो जब वाटर यहाँ से फ्लो करेगा, जब वाटर आपका इस सरफेस से निकल रहा होगा, तो एक बात आप मुझे बताइए कॉमन सेंस लगा करके कि लार्ज फोर्स में वाटर क्या रुकेगा? जब आपका लार्ज फोर्स प्रेजेंट होगा सॉइल के अंदर में, तो क्या वाटर वहाँ पे रुकेगा? नहीं रुकेगा। वाटर क्या करेगा आपका? परमिएबल करके विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स के हेल्प से वो क्या करेगा? परमिएबल कर जाएगा, परकुलेट कर जाएगा आपका वाटर। कहाँ? ग्राउंड वाटर में परकुलेट कर जाएगा। आपका वाटर क्या होगा? वो वाटर जो आपका सरफेस पे प्रेजेंट था वो अब क्या होगा? लार्ज फोर्स मिलने के कारण, ग्रेविटी फोर्स के लगने से, ग्रेविटी फोर्स के हेल्प से वो क्या करेगा? वाटर आपका सब परकुलेट कर जाएगा। किसके हेल्प से? ग्रेविटी फोर्स के हेल्प से। ग्रेविटी फोर्स के हेल्प से जो वाटर है आपका वो क्या कर जाएगा? परकुलेट कर जाएगा। तो जब ग्रेविटी फोर्स के हेल्प से वाटर आपका परकुलेट कर जाएगा, तो ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। इसी वाटर को हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट वाटर इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर नाम देते हैं। एक एक करके सारे टर्म्स को समझते हैं, फिर आसानी से सबके बीच में हम रिलेशन बिल्ड करेंगे। बहुत ही आसान सा पोर्शन है ये, लेकिन बहुत सारा बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि वो बेसिक्स को नहीं समझते हैं। तो बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बेसिक पे टाइम दे रहे हैं। बेसिक आप समझिए, बाकी का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप समझ में आएगा। तो हमने बात किया सबसे पहले कि सॉइल में जो है मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, और जो मॉइस्चर है वो एक्चुअली वाटर है। तो वाटर 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी और हाइग्रोस्कोपिक के फॉर्म में। अब हमने यहाँ पे बात किया कि जो सॉइल है उसके अंदर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो 2 तरह का पोर्स होता है, स्मॉल और लार्ज पोर्स। अब वो पोर्स डिपेंड करता है सॉइल के साइज पे, माइक्रो और मैक्रो साइज पे। अगर माइक्रो साइज का सॉइल है तो उसमें पोर्स भी लार्ज होंगे। जब लार्ज पोर्स होगा तो ग्रेविटी फोर्स के कारण वाटर आपका परकुलेट कर जाएगा। तो इसी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। तो वाटर विच इज ड्रेन ऑफ विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर। इसी वाटर को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपिलरी वाटर के बारे में कि वो क्या होता है कैपिलरी वाटर। तो इसको समझिए ज़रा। अब अगर आपके स्मॉल साइज के सॉइल पार्टिकल हो, तो जब अगर स्मॉल साइज का आपके पास सॉइल पार्टिकल होगा तो उस केस में क्या होगा? स्मॉल साइज के सॉइल पार्टिकल में जो आपको पोर्स मिलने वाले हैं, जो आपका पोर्स मिलेगा वो पोर्स में कैसा होगा साइज उसका? स्मॉल साइज का पोर्स मिलेगा आपको। तो जब स्मॉल साइज का आपको पोर्स मिलेगा तो आपको पोर्स कैसा मिलने वाला है? स्मॉल साइज का पोर्स मिलने वाला, बहुत ही छोटा छोटा साइज का पोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जब सरफेस पे वाटर होगा जो प्रेजेंट आपका, जो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, वो जब यहाँ से इस सरफेस के थ्रू ट्रैवल करेगा तो उस केस में क्या होगा? ये सारे वाटर इस स्मॉल पोर्स में फंस के रह जाएंगे, इसमें ही फंस के रह जाएंगे। ये वाटर जो है आपको नीचे नहीं जाएंगे, वाटर आपके नीचे परकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल पोर्स था, साइज कैसा था? छोटा था। साइज कैसा था? छोटा था पोर्स का। तो छोटे छोटे छिद्र से पानी क्या हुआ? वो वाटर जो है वो नीचे की तरफ परकुलेट नहीं हो पाया। सॉइल का जो यहाँ जो सॉइल पार्टिकल है उसने क्या किया? उस वाटर को बाइंड करके रख लिया, उस वाटर पार्टिकल को क्या कर लिया? रोक के रख लिया। तो दैट वाटर भी जो ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी फोर्स के, क्योंकि ग्रेविटी तो सब पे लग ही रहा होगा। तो जो ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट रह जाते हैं, उस वाटर को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपिलरी वाटर नाम देते हैं। उस वाटर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कैपिलरी वाटर नाम दे देते हैं। ठीक है। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन हमको यहाँ पे बताइए आप लोग कि जो वाटर ड्रेन ऑफ कर गया, मतलब जो परकुलेट कर गया वाटर, वो आपका ग्रेविटेशनल वाटर था। और जो वाटर आपके पोर्स में फंस के रह गया, जो वाटर पोर्स में फंस के रह गया, उस वाटर को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपिलरी वाटर। अब एक बात मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा वाटर जो है वो क्रॉप के काम में आएगा? कौन सा वाटर है जो क्रॉप के काम में आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में मेहमान आए और आपको 500 रुपये का नोट दिया, और आपके जैसे मेहमान आपके घर से गए, मम्मी ने आपका नोट वापस ले लिया। फिर एक दूसरे मेहमान आए, आप पहले वाले कहानी से समझ गए थे, आपको अगले दिन फिर से दूसरे जब मेहमान आए तो उन्होंने फिर से आपको 500 रुपये दिया। इस बार आप चालाक निकले, आपने 100 रुपये रख लिया, 400 रुपये मम्मी को पकड़ा दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका काम कौन सा पैसा आएगा? 500 या फिर वो जो 100 आपने बचा कर रखे थे? ऑब्वियस सी बात है, जो आपने 100 बचा कर रख लिए थे वही आपके काम आने वाले हैं। तो यहाँ भी वही होने वाला है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर तो बल्क में प्रेजेंट था, लेकिन वो सब के सब क्या कर गया? परकुलेट कर गया। तो वो आपके क्रॉप के कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि जो है ही नहीं वो काम क्या आएगा? जो वाटर प्रेजेंट ही नहीं है सॉइल में वो तो किसी काम का रहेगा ही नहीं, वो आपके काम ही नहीं आएगा। और जो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, जो सॉइल मॉइस्चर में वाटर आपका प्रेजेंट है,
वही वाटर ना आपके काम आएगा क्रॉप के। तो यहाँ पे कौन सा वाटर काम आएगा, इस क्रॉप के काम का कौन सा वाटर आएगा, ये वाटर आएगा आपका कैपिलरी वाटर। ये आपका कौन सा वाटर काम आएगा, कैपिलरी वाटर काम आएगा। इसी को आगे हम लोग फेज डायग्राम में भी बनाएंगे, तो वहाँ पे इसी वाटर को हम लोग अवेलेबल वाटर भी बोलते हैं। कैपिलरी वाटर को ही हम लोग अवेलेबल वाटर भी बोल देते हैं। अभी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका थर्ड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, इसको समझना ध्यान से। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर होता है जब आप सॉइल को लो और उसको किसी ओवन में रख दो। ओवन समझते हो ना, जिसमें खाना गर्म करते हैं, जो आपके जियोटेक वाले लैब में था, अगर आपने लैब किया होगा तो आप उस सॉइल को उस लैब में ले जाकर रख दो, मतलब ओवन में ले जाकर रख दो, और फिर उसको आप हीट होने के बाद बाहर निकालो। तो क्या होता है, पहले से आपके इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। क्या है ह्यूमिडिटी, है आर्द्रता। मोबाइल में आप देखते होगे डेली, ह्यूमिडिटी चेक करते होगे 50% 60%। तो ये ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होता है, आपके जो सराउंडिंग है, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसमें छोटे छोटे से वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। छोटे से क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ये जो वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब इसी वाटर पार्टिकल को क्या करता है, इसी वाटर पार्टिकल को क्या करता है, जो आपका सॉइल है, जो अभी आपने कहाँ से निकाला, ओवन से निकाला, वो क्या करेगा, वो वाटर पार्टिकल को अपने तरफ खींच लेगा। वो वाटर पार्टिकल को अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये कैसा है, ये ड्राई है। ये कैसा है, अभी फुल्ली ड्राई है, और ये कैसा है, वेट है। तो ड्राई होने के कारण ही क्या करेगा, ह्यूमिडिटी अपनी तरफ, यानी कि वाटर पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेगा। और उसको खींचने के बाद जो वाटर इसके पास आएगा, जो वाटर इसके पास प्रेजेंट होगा, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है ना। आपको कि सर ऐसा क्यों है, वाटर क्यों आएगा इसके तरफ, तो अगर आपने कभी हल्दीराम का भुजिया खरीद के लाया हो, ठीक है, वो ओवन ड्राई होता है ना हल्दीराम वाला भुजिया, और उसका पैकेट गलती से खुला छोड़ दो, फिर अगले दिन चेक करना, फिर हमको बताना कि उसमें वाटर प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपका सॉइल है, आप उसको ओवन ड्राई कर देते हो, और जैसे ही ओपन टू द इन्वायरमेंट करते हो उसको, तो वो क्या करती है, ह्यूमिडिटी से कुछ वाटर अपने तरफ खींच लेती है, और वो जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसके खींचने के बाद दैट वाटर इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या ये वाटर क्रॉप के काम आएगी, तो नहीं आएगी भैया। जिसके पास खुद ही नहीं है रहने के लिए, वो क्या देगा किसी को दान, ठीक है। तो इसके पास तो खुद ही नहीं है, तो खुद किसी से खींच के लिया थोड़ा बहुत, तो इसके पास इतना वाटर प्रेजेंट नहीं है कि ये क्रॉप को दे सके, ये क्रॉप को दे सके, इतना वाटर इसके पास प्रेजेंट नहीं है। तो इस वाटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नाउ एक छोटा सा टर्म और आता है, इसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन। एक छोटा सा टर्म और है, यहीं पे इसको सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका नाम है सॉइल मॉइस्चर टेंशन। अब सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या है, अब देखिए 3 तरह का वाटर आपने पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये 3 तरह के वाटर के बारे में आप जान गए हैं। अब जब क्रॉप इनसे वाटर लेगी अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने यील्डिंग के लिए, क्रॉप अपना खाना बनाने के लिए जब वाटर लेगी, और कौन देगा वाटर, इन तीनों में से सिर्फ कैपिलरी जो है वाटर वही प्रेजेंट जो है वही देगा। अब कैपिलरी वाला जो सॉइल मॉइस्चर में जो वाटर प्रेजेंट है, वो भी तो इतना प्यार से, इतना आसानी से देने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो फोर्स लगवाएगा, वो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। आप किसी भी पार्टिकल से कोई दूसरे पार्टिकल को अलग करते हो तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगता ही लगता है, ठीक है। जैसे हम इस मार्कर का ढक्कन खोलें तो कुछ तो फोर्स लगेगा। उसी तरीके से जो कैपिलरी वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट है, अगर हम उसको लेना चाहें, अगर क्रॉप लेना चाहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो जो फोर्स लगाना पड़ता है उसी को हम लोग नाम देते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन। और इसको बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में। ये जो फोर्स होता है इसको हम लोग किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में आ गया होगा सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है, जो प्रेशर फोर्स लगाना पड़ता है क्रॉप के द्वारा सॉइल पार्टिकल से वाटर पार्टिकल को अलग करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन बोलते हैं। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी आपको अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखो सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वाटर प्रेजेंट इन सॉइल में भी क्लासिफाइड इन 3 हेड्स, 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहला हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये क्या होता है आपका, व्हेन एन ओवन ड्राइड सैंपल इज केप्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर। जब आप ओवन ड्राइड सैंपल को ओपनिंग में ओपन इन एटमॉस्फेयर करते हो तो क्या करता है, इट ऑब्जर्व सम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है
दिस इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसी वाटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर नाम देते हैं। एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ मूवमेंट बाय ग्रेविटी और कैपिलरी फोर्स। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो कैपिलरी फोर्स के थ्रू या फिर ग्रेविटी फोर्स के थ्रू नीचे जा सके। ना तो ये ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे जा पाती है और ना ही ये कैपिलरी फोर्स के कारण ऊपर जा पाती है, क्योंकि क्रॉप जो है अपना वाटर जो लेती है सॉइल से किसके कौन सा फोर्स लगा के लेती है, कैपिलरी फोर्स लगा के लेती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपिलरी वाटर का। इट इज दैट पार्ट इन एक्सेस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जब एक्सेस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है विच एग्जिस्ट इन द पोर स्पेस, जो पोर स्पेस में प्रेजेंट रह जाता है ऑफ द सॉइल बाय मोलिकुलर अट्रैक्शन, किसके कारण, मोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट आपका है ग्रेविटेशनल वाटर। इट इज दैट एक पार्ट इन एक्सेस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर, ये उससे भी ज़्यादा है। और ये क्या किया, ये मूवमेंट करके ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे ड्रेनेज में चला गया, विच विल मूव आउट ऑफ द सॉइल इफ फेवरेबल ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड। अगर फेवरेबल ड्रेनेज जैसे इसको मिलेगा, ये क्या करेगा, ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल वाटर में जाकर के, ग्राउंड वाटर में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो मैंने आपको समझाया दिया सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है। द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू, द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू एक्सर्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल। वाटर को सॉइल से अलग करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं नोन एज द सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको हम लोग किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में, एटीएम के टर्म में। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरी पोटेंशियल। इसको हम लोग कैपिलरी पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, कैपिलरी टेंशन के नाम से जानते हैं और फोर्स ऑफ सक्शन के नाम से भी जानते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड मेजर विद द टेंसियोमीटर एंड सेंट्रीफ्यूज। इसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, टेंसियोमीटर से एंड सेंट्रीफ्यूज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला टर्म कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन को किससे मेजर करते हैं, तो टेंसियोमीटर से मेजर करते हैं और सेंट्रीफ्यूज से मेजर करते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। बाकी तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका फेज डायग्राम बनाते हैं। इसका कांस्टेंट देखते हैं, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट को समझने से पहले हम लोग फेज डायग्राम को बनाते हैं। तो फेज डायग्राम क्या है, वाटर का जो रिलेशनशिप आपने निकाला है उसके लिए एक फेज डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, जैसा आप सॉइल मैकेनिक्स में करते थे वैसे ही हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, कुछ इसी तरीके से। ध्यान से समझना इस सेक्शन को, यहीं से सारा क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम का। तो इसमें जो सबसे टॉप में प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है। इसके बाद जो हमारा वाटर प्रेजेंट है, इसके बाद जो हमारा वाटर प्रेजेंट है इसको हम लोग नाम देते हैं कैपिलरी वाटर। ठीक है। और इसके जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होता है, इसके जस्ट जो नीचे प्रेजेंट होता है ये हमारा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और इसके नीचे जो प्रेजेंट होता है आपका सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या होता है, सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड्स होता है। अब इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर और सॉइल सॉलिड्स। इस तरीके का डायग्राम आपने सॉइल मैकेनिक्स में बनाया होगा। अब यहाँ पे अब कुछ टर्मिनोलॉजी इसको समझिए। जो वाटर, इसको पहले नोट कर लीजिए आप चाहिए तो, पॉज करके वीडियो। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल वाटर, ये तो आपके किसी काम का है ही नहीं, ये तो आपके क्रॉप के किसी काम का नहीं आ रहा है। तो जो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट हम लोग निकालने वाले हैं अभी बेसिकली, वो क्रॉप के लिए ही निकालने वाले हैं। तो जो आपका कैपिलरी वाटर है, कैपिलरी वाटर और जो आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, इन दोनों को मिला करके जो बनती है इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। ध्यान से समझना एक एक टर्म को। सॉइल वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर दोनों को मिला करके जो टर्म बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। इसको हम लोग बोल देते हैं फील्ड कैपेसिटी। ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं फील्ड कैपेसिटी। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, जो आपका कैपिलरी वाटर है वही क्रॉप के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन ये भी 100% आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। अब इसके अंदर भी एक सेक्शन बनाते हैं हम लोग, इसके अंदर भी एक सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना,
इसके अंदर भी एक सेक्शन होता है जहाँ तक वाटर तो आसानी से अवेलेबल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग जहाँ तक वाटर आसानी से अवेलेबल होता है, जिस पॉइंट तक क्रॉप के लिए वाटर ईजिली अवेलेबल होता है, ईजिली मतलब बहुत ज़्यादा उसको फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, जब ईजिली अवेलेबल है, दैट पॉइंट इज नोन एज OMC। OMC और OMC क्या है, OMC इज बेसिकली ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, है ना। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो जहाँ तक वाटर इजीली अवेलेबल है, जहाँ तक वाटर आपका इजीली अवेलेबल है फॉर द क्रॉप, इसको हम लोग बोलते हैं रेडली अवेलेबल वाटर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडली अवेलेबल वाटर, रेडली अवेलेबल वाटर। सारे टर्म को आसानी से समझते हुए चलिएगा, इसी से सारा सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट डिराइव होता है। और अगर आपने इस ग्राफ को समझ लिया तो आपको सारा फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक कैपिलरी वाटर प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर। जहाँ तक आपका कैपिलरी वाटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल वाटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अवेलेबल वाटर नाम देते हैं। फिर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से लेकर के जो हाइग्रोस्कोपिक तक का जो पॉइंट होता है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक तक का जो पॉइंट होता है, यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के जस्ट नीचे और हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट तक का जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान देना, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसका हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। और इसको हम लोग दिखाते हैं m0 से या फिर फाई से भी दिखा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग m0 से दिखाते हैं। अब जो आपका पॉइंट ये वाला है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, PWP शॉर्ट में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। कहाँ पे, जहाँ पे कैपिलरी वाटर खत्म हुआ, जहाँ से हाइग्रोस्कोपिक वाटर शुरू हो रहा है, और इसके बीच का जो पॉइंट है इसको हम लोग परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं फाई से, फाई इज बेसिकली परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये तो आपका क्या हुआ, फील्ड कैपेसिटी, ये आपका क्या हुआ, फील्ड कैपेसिटी जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस कैपिलरी वाटर को मिला करके बना रहे हैं हम। ये आपका क्या हुआ, अवेलेबल वाटर, जो कैपिलरी वाटर है उसको हम लोग अवेलेबल वाटर नाम देते हैं, और जो कैपिलरी वाटर आसानी से अवेलेबल है फॉर द क्रॉप इसको हम लोग बोलते हैं रेडली अवेलेबल वाटर, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है का पॉइंट जो आपका जहाँ पे कैपिलरी वाटर खत्म हुआ इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, और जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से लेकर के हाइग्रोस्कोपिक तक का पॉइंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसको हम लोग m0 से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सारी टर्मिनोलॉजी आई थिंक अब आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। चलिए आपने बना लिया होगा इसको। तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक टर्म के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं फील्ड कैपेसिटी के बारे में। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है इसको समझिएगा पहले, इसको हम लोग FC से दिखाएंगे, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सर्टेन
वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ वाटर हो गया, वेट ऑफ वाटर जो आपका सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल में प्रेजेंट है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। ठीक है, तो फिल कैपेसिटी क्या है, बेसिकली रेशियो है आपका किसका, देखो जो वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है सॉइल में, जो वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है सॉइल में, अगर आप उसको डिवाइड करें किससे, वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, तो आपको क्या मिल जाएगा, फील्ड कैपेसिटी मिल जाएगा। और आपको डायग्राम भी यही तो कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, अगर फील्ड कैपेसिटी आपका यहाँ तक है, देखो जिसमें कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ग्रेविटेशनल वाटर तो पहले ही जा चुका है, ग्रेविटेशनल वाटर तो आपके पास है भी नहीं, तो इन पोर्शन को जो इतना आपका है, ये जो आपको चाहिए, अगर आपको फील्ड कैपेसिटी चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, जो वेट ऑफ वाटर सॉइल का है, जैसे हम वॉइड रेशियो कैसे निकालते थे, वॉइड रेशियो हम लोग कैसे निकालते थे सॉइल मैकेनिक्स में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको चाहिए सिर्फ वेट ऑफ फील्ड कैपेसिटी चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो आप क्या करो, वॉल्यूम जो है आपका जिसमें वाटर प्रेजेंट है उसको, उसका जो वेट हुआ उसको आप डिवाइड कर दो किससे, जब वाटर में सॉइल में आपका वाटर प्रेजेंट नहीं है, ड्राई सॉइल का। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, फील्ड कैपेसिटी मिल जाएगा। तो फील्ड कैपेसिटी को हम अगर दिखाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अगर वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट दिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, गामा डब्लू। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्लू बेसिकली क्या आपका डेंसिटी होता है, और डेंसिटी को अगर आप m/v वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ये आपका इसका डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, वॉल्यूम मिलेगा। तो डेप्थ किसका, डेप्थ ऑफ वाटर का, डेप्थ किसका, डेप्थ ऑफ वाटर का, जहाँ तक वाटर आपका प्रेजेंट है, देखो डायग्राम में जहाँ तक आपका वाटर प्रेजेंट है, अगर इस डेप्थ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, DW बोल सकते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर, इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर, जहाँ तक वाटर हमारा प्रेजेंट है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ही तो वाटर प्रेजेंट है, तो ये आपका DW हो गया, डेप्थ ऑफ वाटर कहलाएगा। तो इस डेप्थ ऑफ वाटर को तुम मल्टीप्लाई कर दो जितना एरिया है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्लू, वेट ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो तुमको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है बेसिकली, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ऊपर का सेक्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करो, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको नीचे का पोर्शन चाहिए, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में है, उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए देखो ड्राई डेंसिटी ऑफ, जो आपका ड्राई डेंसिटी है, नीचे में क्या है, ड्राई सॉइल है ना, तो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल और मल्टीप्लाइड, अगेन एरिया तो वही रहने वाला है, और जहाँ तक उसका डेप्थ है, ड्राई डेंसिटी का जहाँ तक डेप्थ है, तो उस डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये रेशियो फील्ड कैपेसिटी का मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फील्ड कैपेसिटी मिल जाएगा। तो फील्ड कैपेसिटी के लिए एरिया से तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको फील्ड कैपेसिटी क्या मिला है यहाँ पे बताइए जरा, तो फील्ड कैपेसिटी आपका क्या हो गया, गामा डब्लू इंटू DW एंड डिवाइडेड बाई गामा D इंटू D, यही तो आपका फील्ड कैपेसिटी हो गया। अगर अब आपको यहाँ से कोई पूछ दे कि डेप्थ ऑफ वाटर क्या है, अगर आपको यहाँ से क्या पूछ दे कि डेप्थ ऑफ वाटर क्या है, तो क्या होगा डेप्थ ऑफ वाटर, गामा D अपॉन, देखो डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए हमको, तो गामा D अपॉन गामा W एंड मल्टीप्लाइड D। ठीक है, D ऊपर चला जाएगा और इंटू आपका क्या हो जाएगा, FC फील्ड कैपेसिटी, यही तो हो जाएगा डेप्थ ऑफ वाटर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, इसी पे सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो ये बहुत आसानी से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, बहुत आसान। अगर आपको एक ग्राफ समझ में आ गया तो फिर सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ से ही हमने ये सारी चीज़ें, अब मैं आपसे पूछूं कि डेप्थ ऑफ वाटर है कौन सा बेसिकली, तो डेप्थ ऑफ वाटर यही तो है। तो अगर आपको फील्ड कैपेसिटी दिया रहे न्यूमेरिकल में और गामा डब्लू और गामा डी दे दिया जाए तो आप डेप्थ ऑफ वाटर निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहीं से देखो क्वेश्चन का कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। अब यहीं से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमको क्या बताइए, हमको आप बताइए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किस पॉइंट तक है, इस पॉइंट तक ही तो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो आपका जो फील्ड कैपेसिटी है वो यहाँ तक है। तो अगर फील्ड कैपेसिटी में से तुम m0 को घटा दोगे, तुम फील्ड कैपेसिटी में से m0 को घटा दोगे तो तुमको डेप्थ मिल जाएगा एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के पास। ठीक है, उसी प्रकार से अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि डेप्थ एट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, डेप्थ आपसे पूछ दिया जाए परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के पास, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो आपका फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी में से अगर आप ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो आपका परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है इसको सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेप्थ एट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो 3 फार्मूला होता है इसके अंदर में, तीनों आपने आसानी से डिराइव कर लिया अगर आपको ये टेबल या ग्राफ समझ में आ रहा है तो। अब आते हैं थ्योरी वाले पोर्शन पे।
तो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट में सबसे पहला चीज़ आपका सेचुरेशन कैपेसिटी होता है। सेचुरेशन कैपेसिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सॉइल मैकेनिक्स में। तो ये क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल द पोर स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल बाय रिप्लेसिंग ऑल एयर हेल्ड इन पोर स्पेस, इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द पॉसिबल मॉइस्चर कंटेंट। तो अगर आपका जितना भी वाइट्स प्रेजेंट है सॉइल में वो सब आपके वाटर से फिल हो जाता है तो उस कंडीशन हमको क्या बोलते हैं, इसको हम सेचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। इसको डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी के बारे में। तो फील्ड कैपेसिटी क्या है, इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। ये क्या होता है आपका मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव्ड। अगर आपने फ्री ड्रेनेज को होने दिया यानी ग्रेविटेशनल वाटर के जाने के बाद रिमूव मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर, जो ग्रेविटी वाटर आपका चला गया उसके बाद जो आपका सॉइल मॉइस्चर जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। इट इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर विच इज हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। ये क्या है, बेसिकली डेप्थ ऑफ वाटर है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट रुक के बचा हुआ रह गया आपके पास। तो इसको हम दिखाना चाहेंगे बाई फार्मूला। तो कैसे दिखा सकते हैं, DFC डेप्थ ऑफ फील्ड कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, डेप्थ ऑफ फील्ड कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, या डेप्थ ऑफ वाटर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, या डेप्थ ऑफ फील्ड कैपेसिटी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात हुई। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, गामा डी अपन गामा डब्ल्यू, जैसा हमने अभी रिलेशन में आपको निकाल के दिखाया, और डेप्थ इनटू फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है। तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आप देखो डायग्राम में कहाँ पे था परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, तो ये रहा आपका परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। और आपको परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट निकालना है तो क्या करोगे, फील्ड कैपेसिटी में से फाई को सब्सट्रैक्ट कर लोगे, या फिर उसी पॉइंट पे निकालने के लिए कहा तो आप सीधे फाई से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आप कैसे निकाल सकते हो, पहले तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का होता है, इसको डिफिनेशन इसका समझ लो। इट इज़ दैट वाटर कंटेंट, ये वो वाटर कंटेंट है एट विच प्लांट्स कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर। इसके बाद आपको प्लांट को वाटर नहीं मिलता, जैसे देखो डायग्राम में मैंने क्या कहा, इस पॉइंट पर तो आसानी से वाटर मिल जाता है क्रॉप को, यहाँ तक क्रॉप को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है तब इसको मिल पाता है, और यहाँ के बाद तो वाटर बिल्कुल भी नहीं मिलता है क्रॉप को। तो यही चीज़ आपको यहाँ से कह रहा है डिफिनेशन में कि इट इज़ दैट वाटर कंटेंट एट विच प्लांट्स कैन नॉट नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। इसके बाद जो है क्रॉप को कोई वाटर नहीं मिलने वाला सॉइल से फॉर ग्रोथ करने के लिए। सॉइल मॉइस्चर टेंशन में रेंज, सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है इस पॉइंट पे कितना होता है, 7 ATM टू 40 ATM के बीच में। और अगर आपको निकालना हो डेप्थ एट परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तो कैसे निकालोगे आप, गामा डी अपन गामा डब्ल्यू वही वैल्यू रहने वाली है डी, और आपका वहाँ पे फील्ड कैपेसिटी की जगह क्या आ जाएगा, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इसको आप डायग्राम से, वही डायग्राम जो मैंने बनाया यहाँ पे वही है, रिपीट हो रहा है। अगेन हम बात करें अवेलेबल मॉइस्चर के बारे में। तो अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट। अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा था, देखो आपका अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा था, यही है ना अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल वाटर। ठीक है, तो अगर फील्ड कैपेसिटी में से आप हाइग्रोस्कोपिक वाटर को हटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, अवेलेबल मॉइस्चर। इट इज़ द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। तो अगर आपने फील्ड कैपेसिटी में से किसको घटा दिया, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट को घटा लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर। और यही चीज़ आपसे न्यूमेरिकली पूछा जाता है, बहुत बार इस पर न्यूमेरिकल आया एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। रीडली अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा होता है, जो वाटर आपको आसानी से क्रॉप के लिए प्रेजेंट होता है, जो वाटर आपके क्रॉप के लिए आसानी से प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर बोलते हैं। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द मॉइस्चर दैट इज मोस्टली इजिली एक्सट्रैक्टेड बाय प्लांट एंड अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर। ये कितना होता है, टोटल अवेलेबल मॉइस्चर का 75% आपका रीडली अवेलेबल मॉइस्चर होता है। इट इज ऑल्सो पोर्शन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। ये पोर्शन है किसके बीच का, फील्ड कैपेसिटी एंड ऑप्टिमम वाटर कंटेंट का। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो डेप्थ ऑफ रीडली अवेलेबल वाटर है वो क्या होगा आपका, तो ध्यान से देखो, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू डी इंटू FC माइनस के ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब देखो जरा सा डायग्राम में, ये आपका फील्ड कैपेसिटी रहा, और इसमें से अगर आप ये जो आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यही तो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो अगर आप इतना m0 को सब्सट्रैक्ट कर दें यहाँ से तो आपको क्या बचेगा, यही तो बचेगा रीडली अवेलेबल वाटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीडली अवेलेबल वाटर। तो अगर आपसे रीडली अवेलेबल वाटर पूछा जाए, डेप्थ एट रीडली अवेलेबल वाटर, तो इजीली आप बता सकते हो फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो ये सारा कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब डेप्थ एंड फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन होता है, डेप्थ एंड फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो डेप्थ जो है और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आपको कितने टाइम के बाद जो है वाटर पहुँचाना है क्रॉप तक, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है,